साथियों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बाद अब समय है उसकी मेंस की तैयारी का। बहुत सारे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं कि मेंस की तैयारी शुरू करें या ना करें। देखिए, ये तय है कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन एक सीमा तो हमें बनानी पड़ेगी कि हम किस नंबर से ऊपर अगर पा रहे हैं तो हम सेफ हैं, या एटलीस्ट मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो अगर आपके 70 को आप स्कोर क्रॉस कर पा रहे हैं तो आप इस तैयारी को लेकर के शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक दिन आप यहां पे फिर वेस्ट कर रहे होंगे। और सीधी सी बात है, रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, रिजल्ट जो भी हो। लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए तो आप अपने दिन गंवा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक स्ट्रेटजी है उन विद्यार्थियों के लिए जिस हिसाब से वो अपने तरीके से अपने समय पर अपने घर में या कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम अंत में ये भी आपको साथ में बताएंगे कि दृष्टि आईएएस आपकी तैयारी में साथ कैसे दे सकता है। साथ का मतलब है कि आपकी तैयारी को आसान बना दे, आपका समय बचा दे, आपको सहूलियत हो जाए। तो हम दोनों चीजों पे बात करने वाले हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे कुछ सच को जान करके। जैसे कि सबसे पहला सच तो यही है कि आपके पास समय कितना है। सबसे पहले बात, आपके पास समय है सिर्फ 80 दिन का, क्योंकि 24 मई से 31 अगस्त तक में लगभग 89 दिन हो जाते। लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि कई दिन तो निकल गए हैं। तो आपके पास मोटे मोटे 80 दिन बचे हैं, जिसमें आपको जीएस के चारों पेपर, ऐसे, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, ये सब करना है। प्लस इंग्लिश का पेपर है, और आपकी एक कोई भाषा जिस पे आप चुनेंगे। आमतौर पर हो सकता है हमारी और आपकी हिंदी भाषा आप ले रहे हो। तो अब सारी बातों को देखें तो मेन से पहले एक 3 सच जान लीजिए जो सबको जानना जरूरी है। हो सकता है ये वीडियो वो भी देख रहा हो जिसको इस बार का मेंस नहीं देना है, जिसने शायद प्रीलिम्स भी ना दिया हो, या जिसने प्रीलिम्स दिया है लेकिन उसका अच्छा नहीं गया है, उसको श्योर है कि उसका नहीं होगा। लेकिन जानना सबको चाहिए, ये बात सही है कि मेंस की तैयारी कम समय में कैसे हो सकती है। क्योंकि आप अगर देख रहे हैं वीडियो, इसका मतलब है कि आपके मन में है कि आपका प्रीलिम्स अगली बार निकलेगा और आपको मेंस देना है। तो ये काम आने वाली स्ट्रेटजी, इसको जरा ध्यान से देखिए 3 बड़े सच के साथ। पहला, कि मेंस ज्ञान की नहीं लेता परीक्षा, बल्कि कम्युनिकेशन की परीक्षा लेता है। मतलब कि आप सभी ने वही चीज पढ़ी होगी, सवाल इतना भी घुमा के शायद नहीं आया जितना इस बार प्रीलिम्स में आया, लेकिन सबको जब वही चीज पता होगी तो फिर लिखेगा क्या? वो लिखेगा जो उसने आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस की है। जितना बेहतर तरीके से आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं, यही मेंस है। मेंस है कि वो आपको जानना चाहता है कि आप सोचते कैसे हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है और आप क्या सोचते हैं। तो इसमें 80% जो जानता है लेकिन स्ट्रक्चर लिखता है, और वो 100% जानने वाले को हरा देगा। यानी कि किसी ने 80% सिलेबस कवर किया है लेकिन अच्छे से उसकी राइटिंग प्रैक्टिस है, कम्युनिकेशन अच्छे से कर ले जा रहा है, समझा दे रहा है अपनी बात को, तो 100% सिलेबस करने वाले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। और दूसरा, आंसर राइटिंग पढ़ाई के बाद की चीज नहीं है। मतलब अब जो है, इस मेंस के 80 दिनों के शेड्यूल में आप सोचें कि आंसर राइटिंग ही करनी है अंतिम रूप से, तो मैं पहले पढ़ लेता हूं फिर बाद में आंसर राइटिंग करूंगा। अब आपकी डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। हाँ, शुरू के 2-4 दिन मैं कह सकता हूं आप अपने आप को व्यवस्थित करने में जब लगाएंगे, लेकिन उसके बाद लगभग हर दिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अभ्यास ही वो चीज है जो चाहे खेल हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे कोई युद्ध हो, जीत दिलवाती है। अब यहाँ पे देखिए, चारों जीएस पेपर आप आपस में जुड़े हैं, ये बात अब समझनी पड़ेगी। हमने प्रीलिम्स में देखा किस तरह से करंट ओरिएंटेड सवाल आ रहे थे, स्टैटिक के भी। इंटरलिंकिंग हमें समझना पड़ेगा। जीएस पेपर 1 में चाहे समाज हो, जीएस 2 में गवर्नेंस हो, जीएस 3 का एनवायरमेंट हो, जीएस 1 का ज्योग्राफी हो, और इस तरह से हम ये देखें कि कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है। तो जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो हम इस पढ़ाई से मुक्त हो जाएं कि हम एग्जैक्टली हमारी सीमा क्या होगी कहाँ पढ़ने की। कोई चीज आप पढ़ते वक्त देख रहे हैं कि ये दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्ट कर रही है, तो उसी वक्त उसको अपनी समझ में ला लीजिए। अगली बात आती है कि आपकी 80 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस बात को समझें। तो हमने इसको कई भागों में बांटा हुआ है, 5 फेज में बांटा है। पहला फेज आपका रहने वाला है 1 से 7 दिन शुरुआत में, जहां पे आप नींव तय करेंगे, अपनी दिशा बनाएंगे, तैयारी आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा फेज 2 है, 80 से 60 दिन का चलेगा। ये जीएस पूरा कवर करेगा, और ये जीएस जो आपका कवर होगा, इसी के बीच में कुछ और चीजें हो रही होंगी, जैसे आंसर राइटिंग। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आंसर राइटिंग मैं डिटेल में बताऊंगा सारी बातें। फिर 8 से 80 दिन में इस दौरान आप आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे। फिर उसके बाद ऐसे और सिमुलेशन ये आप कर रहे होंगे। फिर उसके बाद अंतिम प्रहार का मतलब है कि कई चीजें हैं जो आपको अंत समय में कर लेनी चाहिए, या वही एक तरीका है, वही एक चीज है जो आपको अंतिम में करनी है और कुछ नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगा।
सारे स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले नींव और दिशा में बात करते हैं। नींव का मतलब क्या है? शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत सबसे पहले सिलेबस से होगी और पीवाईक्यू के एनालिसिस से। यहां तक जो कोई पहुंचा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई नहीं की है। अमूमन ज्यादातर लोग 90% प्लस लोग होंगे जिन्होंने जीएस पूरा पढ़ा होगा, प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड सोच के पढ़ा होगा कि पहले तैयार कर लेते हैं, बाद में समय कम रहता है। ज्यादातर तो वही होंगे। जो नहीं भी होंगे वो भी घबराना नहीं, इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं। यहां पे बात ध्यान रखनी है कि ये चीज तो आपने शुरू में भी देखी होगी, नहीं देखी है तो सिलेबस और पीवाईक्यू देखना होगा। प्रीलिम्स के लिए भी यही होता है, मेंस के लिए भी यही होता है। अब यहाँ पे देखिए, मेन सिलेबस के कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। मेंस का सिलेबस भी बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इनफैक्ट पूरी यूपीएससी की तैयारी में क्या कहा जाता है, अपना सिलेबस आपको याद होना चाहिए। अब 2018 से एटलीस्ट 2025 तक को आप पीवाईक्यू को देखिए और दो चीज पकड़िए। पहला कि थीम क्या है, किस थीम से सवाल आ रहे हैं। दूसरा, पूछने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पूछ रहा है। इससे होगा ये कि आप सिलेबस में कहां तक पढ़ना है, कितने डेप्थ पढ़ना है, अंदाजा लगेगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपका होना चाहिए, हाई वैल्यू टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए। ये पहले हफ्ते की बात कह रहा हूं, अगर आप आज से फॉलो करना चाहें तो आज से करिए। सिलेबस पीवाईक्यू देखा, फिर उसमें से डेप्थ देखी, पढ़ाई की पैटर्न देखा, फिर उसमें से हाई वैल्यू टॉपिक क्या है कि ये यार ये बिल्कुल चांस है कि आएगा। वो जब आपने हाई वेटेज वाला दे दिया तो ये वेटेज कैसे होगा? देखिए, ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि ना 20% आपने टॉपिक किसी, जैसे 100 टॉपिक हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, 100 हैं, लेकिन आपने 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं और 80% सवाल इन्हीं 20 से आ जाएंगे। यानी कि आपने कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स हासिल करने का एक जो टॉपिक है, वेटेज है, वो क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद वीकली रिव्यू करें और आगे कंफर्म करें। अब आप ना अपना पूरा हफ्ते भर का इतना जब कुछ कर चुके हैं, इसको रिव्यू कर लें, देख लें कि अब इसी पे आपको आगे बढ़ना है, तो शुरू हो जाएं अगले स्टेप की ओर। अब आपको करना है एक एक तरफ से जीएस के पेपर की तैयारी करनी है। देखिए, अब जीएस में ना आप 1 से तैयारी कर रहे हैं, 2 से तैयारी कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, बहुत तरीके हैं। आपको चूज करना होगा कोई एक। जैसे अगर मान लीजिए कि जीएस 2 से तैयार करते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, उस सब्जेक्ट से अगर तैयार करें जिसमें करंट अफेयर से आप रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इस बार का यूपीएससी करंट से काफी जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर से मान लीजिए आप तैयारी शुरू करते हैं, तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे पुट्टा स्वामी केस, केशवानंद, मेनका गांधी केस, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो फिक्स हैं कि आपको पढ़नी है। तो इसे आप पैटर्न जो भी आए, जैसा भी आए, आप हर बार मिस नहीं करेंगे, किसी भी बार मिस नहीं करेंगे। और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक जब आप जीएस पढ़ रहे होंगे तो उस जीएस में किसी टॉपिक को आप ज्यादा वैल्यू क्यों देंगे, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई बात करंट अफेयर्स में पिछले 1-1.5 साल में रही तो नहीं है। ये आपको नोटिस करना होगा। फिर उसके बाद GS1 अगले स्टेप में आएंगे 23 से 37 दिन में, अगले 15 दिन के लिए। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, अब यहाँ पे जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप अपने नोट से पढ़ रहे हो सकता है आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, सोर्सेज बहुत सारे हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब इसमें मैप्स और डायग्राम ये बहुत मैटर करता है। देखिए, कॉपी को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि देखा भी जाता है। अगर कॉपी देखने में मजा आ गया तो नंबर बढ़ने के चांस सीधी सी बात है ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, डायग्राम और मैप्स का यूज करें। उसके लिए आप चाहें तो टॉपर्स की कॉपियां देखें। कहां से देखेंगे? जैसे आप दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, वहां भी आपको टॉपर्स की पहले की कॉपियां, टेस्ट सीरीज की कॉपियां मिलेंगी कि वो कैसे लिखते थे, उनके लिखने में बाकी के लिखने में क्या अंतर था, वो आपको तुरंत समझ में आएगा। और उसके बाद एक पूरा ऑर्डर बनाए कि आपको कहां से शुरू करना है। हिस्ट्री की बात करें, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, रैंडम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप रैंडम तैयारी कर रहे हैं कि ठीक है मैं 8 घंटे मेहनत करूंगा, लेकिन 8 घंटे किस फ्लो में करूंगा, पहले क्या बाद में क्या, वो आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए पूरी तैयारी में। सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनेगी। फिर उसके बाद 10 दिन आप समय देना होगा 38 से 47 में एथिक्स और थिंकर्स और केस स्टडीज को। यहाँ पे कुछ करंट के एग्जाम्पल में, जैसे कि अशोक खेमका, ये नाम नहीं सुना है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, जिनको पता है बता दीजिएगा कमेंट करके। टीएन सेशन जो थे निर्वाचन आयोग के सबसे फियरलेस पर्सन कहा जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें आंसर में ऐड करने पड़ेंगे, थिंकर्स को ऐड करना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे केस स्टडी आएगी, तो केस स्टडी में ना पहले तो हमें यह समझना होगा स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं।
मतलब कि उसमें कितने आयामों में अलग अलग शख्स हैं। फिर उसके बाद समस्या क्या है, उस समस्या के बाद उस समस्या से निकलने के ऑप्शन क्या है, और उस ऑप्शन से निकलने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके लिए कंक्लूजन देना है। तो ये एक केस स्टडी का पैटर्न होना चाहिए। ये आप जब तैयारी करेंगे तो बनेगा। मैं एक शॉर्ट में आपको बिल्कुल आइडिया दूंगा। फिर जीएस 3 पे आ जाए 48 से 60 में, तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, सिक्योरिटी। अब यहाँ पे डेटा बहुत चाहिए आपको, तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कमेटी देखनी होगी, स्कीम्स देखनी होगी, जो इसकी रिपोर्ट्स हैं बहुत सारे, उसके डेटा देखने होंगे। तो यहाँ डेटा से ही अपने आंसर को आप रिच बना सकते हैं। ये इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब में वही चीज लागू होगी, इनफैक्ट सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे डेटा बहुत मैटर करता है। फिर प्रैक्टिकल पॉलिटी, यानी कि पॉलिसी जो चल रही है प्रैक्टिकली हैं, रेफरेंसेस आप दे सकते हैं अपने आंसर को रिच करने के लिए। इस खास पेपर में ये खास चीज करनी होगी। अब उसके बाद तीसरा फेज आता है आंसर राइटिंग का। ये आंसर राइटिंग का फेज कब से शुरू होगा, 8 से 80 कहूं, या मैं ये कहूं कि शुरू से ही, डे 1 से ही। क्योंकि मैं पहली बात ये मान रहा हूं कि आप पहले ही मेंस की तैयारी काफी कुछ किए होंगे, जीएस पढ़े होंगे, मेंस के सिलेबस का नहीं पढ़े, अगर जीरो से भी शुरू कर रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जब पेपर ही लिखने का है तो लिखने की तैयारी करनी होगी। बेस्ट आंसर को बेस्ट नंबर मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब यहां पे मिनिमम 2 आंसर लिखिए, रोज लिखिए। आप सोचते हैं ज्यादा ज्ञान आ जाएगा फिर मैं अच्छे आंसर, ज्यादा ज्ञान से अच्छा आंसर नहीं आता है। हाँ, ज्यादा ज्ञान से आंसर अच्छा आएगा, लेकिन अच्छा आंसर तब भी हो सकता है जब आपके पास ज्यादा ज्ञान ना हो। वो तरीका होता है आप प्रेजेंटेबल कैसे बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप निबंध लिखने की तैयारी इस बात से करें कि एक बॉटल के ऊपर निबंध लिखना है। अब एक बॉटल के ऊपर क्या ही लिखा जा सकता है, लेकिन कोई लिखने पे आ जाए तो बॉटल के ऊपर भी 10 लोग अलग अलग तरह की बातें लिखेंगे, और उनमें से कोई बहुत शानदार लिखेगा, वो इंप्रेसिव होगा। जबकि बॉटल के बारे में क्या ज्ञान था, क्या आप उसके बारे में जानते हैं, उसको बनाने वाली कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, नहीं जानते होंगे। जीरो से अचानक से आपको बैठा के किसी भी टॉपिक पे लिखवा लिया जाए, और उस मूवमेंट पे, यानी कि निबंध लिखना एक कला है, तो आंसर राइटिंग भी लिखना एक कला है। तो इसमें शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कौन सा आपके लिए फिट बैठ रहा है। आंसर राइटिंग इसीलिए जजमाने का काम बहुत जरूरी है। अगर आंसर आप किसी को, कोई ऐसा मेंटोर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, या टेस्ट सीरीज आप नहीं लगा रहे हैं, तो हो सकता है आप पीछे हो जाएं। अगर आप सिर्फ खुद से जांच रहे हैं, कोई और जांचे तो और अच्छा है। तो इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, यानी कि उसके सारे आयाम, और उसी के दौरान जब उसको प्रेजेंटेबल बनाना है तो डेटा डायग्राम बनेगा, और फिर उसके बाद कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड जो भी होगा वो। फिर उसके बाद डायरेक्टिव वर्ड, सबसे बड़ी गलती ये देखिए यहीं पे, यहाँ पे ना वर्ड को, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, इवेल्युएट, इसके आधार पर आंसर लिखिए। विश्लेषण करना है, टिप्पणी देना है, क्या करना है, व्याख्या करना है, उस हिसाब से आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद हर 2-3 हफ्ते में आंसर को रिराइट भी करिए। किसी टॉपिक पे आपने पहले लिखा था, ठीक है, आपने उसको जांच लिया, आपको समझ में आया कि यार यहाँ पे मैंने इस चीज को ऐसे लिख सकता था। कुछ समय बाद कुछ ऐसी चीजों पे वापस से उसको लेके आइए और उस पर आंसर लिखिए। इसका फायदा ये होता है कि आपने जो इंप्रूवमेंट सोची थी, क्या वो की है, क्या वो आपके दिमाग में बैठी है या नहीं बैठी है। फिर उसके बाद पेपर वाइज एंगल, यानी कि आपको किस पेपर में क्या एंगल अप्रोच रखनी है वो पता होना चाहिए। पेपर 1 के हिसाब से क्या सामाजिक आर्थिक आर्गुमेंट होने चाहिए, पेपर 2 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल साइट्स जो होनी चाहिए, डेटा और स्कीम्स। तो ये अलग से आप चाहें तो इसका ना छोटा सा पतला पतला सा रजिस्टर कुछ ऐसे बना सकते हैं। और ये हर सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आपके पास मेंस आएगा तो आप कुछ घंटों के अंदर पूरा सिलेबस को, उसके इंपॉर्टेंट बातों को रिकॉल कर सके, एक ऐसा होना चाहिए रजिस्टर। फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए रफ डायग्राम वगैरह आप बना दीजिए। कहीं कहीं पे अगर आप पूरे आंसर ना लिख पाए, पहली बात तो ये कि आंसर पूरे अटेम्प्ट हो जाए, ये बड़ी बात होती है। उसके लिए स्पीड में आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ आंसर लिखने की नहीं। और उसके साथ ही कोशिश ये करनी होगी, नहीं हो पा रहा है कोई आंसर पूरा करने में, टेस्ट सीरीज जैसे आप लगाएंगे, तो फिर वहां पे कैसे लिमिटेड वर्ड्स में ज्यादा एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसमें डायग्राम्स वगैरह ही काम आते हैं। अब उसके बाद देखिए एसे का पेपर। अब मैं एसे पे क्यों बहुत बीच में बोला, 2-3 बातें समझिए। हमें ना ये भी समझना होगा कि पूरे आपका मेंस जो होता है वो 1750 का है। इसमें से वेटेज जो है, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको कहां पे आप स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो देखिए निबंधी है, ठीक है, 250 नंबर का। फिर है एथिक्स है, अब एथिक्स भी आपका 250 नंबर का।
फिर उसके बाद क्या है, निबंध है, एथिक्स है, और कौन सा है, गेस कीजिए। जीएस पेपर 1 2 3 4 में 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर निबंध है और उसके बाद आपका वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय आपका 500 नंबर का है। आपको 5 दिन में 21 तारीख से 5 दिन में 9 पेपर देने हैं और उन 9 पेपर में से 2 के तो नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जो बाकी के जुड़ेंगे उसमें से इन 3 से ही आप देखें तो कितना नंबर, आपका 1000 नंबर तो यही हो गया। अब 1700 नंबर का 1750 नंबर का के हिसाब से मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे देखें तो ये 3 सेक्शन बड़े महत्वपूर्ण है जहां से स्कोर कर सकते हैं आप ज्यादा। और निबंध जैसे उनमें से है जिसमें कम मेहनत में ज्यादा किया जा सकता है, एथिक्स में कम मेहनत में ज्यादा किया जा सकता है, और वैकल्पिक वो है जिसका चुनाव आप कर रहे हैं कि मैं इस सब्जेक्ट से पेपर दूंगा। तो अब यहाँ पे अंतिम बात आती है 71 से 80 आखिरी के 10 दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 पेजर नोट्स बार बार पढ़ने हैं। आप पूरी पढ़ाई के दौरान या पहले से कुछ 1 पेजर नोट्स बना रहे थे तो अच्छा, नहीं बना रहे थे तो अभी बनाना काम शुरू कर दीजिएगा, जो लास्ट में आपको देखना हो। जैसे कुछ पढ़ते जा रहे हैं, एक साइड में एक ऐसे डायरी टाइप रख ली है और चीजें कुछ मेंशन करते जा रहे हैं, पूरे सिलेबस को जब कवर करने के दौरान कुछ कुछ चीजें साइड में उसमें मेंशन करते जा रहे हैं, तो अपने आप पे वो नोट्स बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स टाइप में। और उसमें डेटा, स्कीम्स, कमिटीज, ये सब भी आपको रटना होगा। लैंडमार्क, जजमेंट, ये आपको उंगलियों में होना चाहिए। और कीवर्ड्स पर आंसर याद, यानी कि आपको कुछ खास कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा हर आंसर या हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट रहें। फिर डायग्राम की प्रैक्टिस खूब करिएगा, नक्शा बनाना हो, जैसे स्पेशली बॉक्स बनाना हो, कैसे आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस रहे। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि हर कोई डायग्राम बनाएगा तो उसमें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या कम समय में बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और उसके बाद एग्जाम जैसे माहौल में आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी तरफ हम देखें तो किताबें अब नई नहीं पढ़नी है, आखिरी 10 दिनों में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। दूसरे से कि कोई स्ट्रेटजी कंपेयर मत करिएगा कि मैंने तो अभी तक मैं ऐसे की थी, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। सोशल मीडिया से दूरी बना ही लीजिए, क्योंकि मोबाइल से आप प्रीलिम्स के टाइम भी दूरी बनाए ही होंगे। रात को देर तक मत जागिए, और अगर जागते हैं तो एटलीस्ट जो भी शेड्यूल है रात को ज्यादा पढ़ने का है तो नींद तो पूरा करने का अपना टारगेट पूरा करिए। और घबराहट में नोट्स बदलना, स्ट्रेटजी बदलना बीच में फिर नहीं करना है। जो करना है सोच समझ के शुरू कर देना है। अब आदर्श दिनचर्या इसी बीच में क्या होना चाहिए कि सुबह से शाम तक में कितना पढ़ें, कितना पढ़ें। सुबह 6 बजे से पढ़ें, 7 से पढ़ें, 8 से पढ़ें, 9 से 10 से, कब से पढ़ें, रात में पढ़ें, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। आदर्श दिनचर्या जो है वो आप तय करेंगे, क्योंकि आप पीजी में रहते हैं, घर पे रहते हैं, क्या करते हैं, कितना घंटा आप अपनी पढ़ाई में देना चाहते हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12, 14, ये आपके ऊपर है। मैं कोई सीमा नहीं बता सकता, पर 2 चीजें बता सकता हूँ। नींद पूरी करनी है, खान पान सही रखना है, और स्ट्रेस फील हो वहां पे बचना है। अब अगली बात आइए, पेपर वाइज स्कोर बढ़ाने के कुछ जैसे टिप्स मैंने पहले ही बताया थे। मैप्स और डायग्राम आपको ज्योग्राफी में बनाना है, डेटा और स्कीम्स, फैक्ट्स, ये आपको जरूरत पड़ने पर रखना है। और ऐसे के पेपर में देखिए ना, पूरी प्रैक्टिस अगर हम देखें, आउटलाइन बनाना आना चाहिए। एक अच्छा इंट्रो हो, फिर बीच में बहुत सारे डायमेंशंस हो, फिर एक अच्छा कंक्लूजन हो। लेकिन ये सब तब होगा जब पहले आप शुरू के 4-5 मिनट में ही अपना जो ऐसे का टॉपिक चुना है आउटलाइन बना लीजिए। 2 तरह कैसे होंगे आपके ना, मूर्त होंगे, अमूर्त होंगे। कुछ अमूर्त में बेहतर होंगे, कुछ मूर्त में बेहतर होंगे। आप जिसमें बेहतर हैं उसमें ज्यादा प्रयास मत कीजिए, जिसमें नहीं है उस पर भी कीजिएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक चुनिए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे चांसेस रहते हैं कि इनमें से कोई एक निबंध जरूर आएगा, उसकी लिस्टिंग कीजिए और उसमें से करिए। अगर आप चाहेंगे उस पर अलग से ऐसे पे बात करना तो हम वीडियो उसके लिए अलग से लेकर आएंगे, अलग से बात कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर में कोई आर्टिकल का रेफरेंस, लैंडमार्क केस, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब करनी है। और प्लस ऑप्शनल देखिए बहुत बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे आपके अगर स्कोर ठीक ठाक आ गए तो काम बन जाएगा। तो ऑप्शनल के लिए भी शुरू से ही हर दिन, अगर आपने शुरू में नहीं पढ़ा है, पहले से आपका तैयार नहीं है, या बहुत कम पढ़ा है, तो आप शुरू से ही डे 1 से ही 1-1.5 घंटा लगातार देते रहिए। ये सब चीजें वो हैं जब आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से पढ़ें। साथ में अगर आप दृष्टि आईएएस को आपको लगता है कि सम टाइम मैनेज करना है, दृष्टि एक भरोसेमंद साथी के साथ पूरी तैयारी करनी है, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप जाएंगे, एक्सप्लोर पे जाइएगा, यूपीएससी में जाइएगा, यहाँ पे आईएएस मेंस का सेक्शन होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसे एक्सीलेंस प्रोग्राम देखिए, ये 13 जून से शुरू हो रहा है और ये लाइव ऑनलाइन है, और हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है।
और ये इसी यूपीएससी 2026 के मेंस के लिए स्पेशली काम करने वाला है। ऐसे एक्सीलेंस प्रोग्राम की खास बात क्या है, डिटेल अगर हम देखें तो इसकी डिटेल में पहली बात तो ये कि कक्षाएं क्लासरूम से चलेंगी, यानी कि ये अलग से रिकॉर्ड नहीं है। जो क्लासरूम में नोएडा से बच्चे क्लास में देखेंगे वही आपके ऐप में आएगा। और यहाँ पे देखिए शुल्क भी कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से ये कोर्स फ्री है। अगर किसी ने दृष्टि आईएएस से जीएस फाउंडेशन कोर्स किया है, या फिर ऑनलाइन में वह जीएस फाउंडेशन हो, या ऑफलाइन में हो, या पेन ड्राइव मोड में हो, तो उससे 100% फीस उसकी माफ होगी। या फिर आईएएस प्रीलिम्स 2026 उत्तीर्ण किया है, यानी कि ये वो विद्यार्थी हैं जो इन्होंने ये पूरे कोर्स किए हैं और 26 का प्रीलिम्स क्लियर किया है, क्योंकि ये मेंस के लिए है ना, तो मेंस उत्तीर्ण किया है और निःशुल्क प्रवेश के पात्र होंगे और उसी हिसाब से तब तक रिजल्ट आ चुका होगा। फिर उसके बाद हम देखें तो 50% शुल्क की छूट इन्हें मिलेगी जो पिछले 2 वर्षों में यूपीएससी सीएससी की अंतिम सूची में आ चुके हैं, रैंक इंप्रूव करना हो, या तो फिर उन्होंने एटलीस्ट इंटरव्यू दिया है, अंतिम सूची में उनका नाम नहीं आया है और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 26 उत्तीर्ण किया है। यानी कि वो विद्यार्थी जो जीएस फाउंडेशन कोर्स के भी नहीं है लेकिन किसी भी कोर्स के हैं और उन्होंने क्या किया है, यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू में सम्मिलित हुए हों और उसके अलावा प्रीलिम्स उनका इस बार क्लियर हुआ हो, या तो एटलीस्ट लिस्ट में नाम आया हो, तो 50% की छूट मिलेगी। अब ये खास है कि बहुत सीमित समय में यह आपकी जो है तैयारी करा देता है। अब 2 घंटे की 5 कक्षाएं हैं। आप सोचिए कि 250 नंबर का जो इतना बड़ा वेटेज है सिर्फ 2 घंटे में आप कवर कर रहे हैं। 2 घंटे में 250 नंबर की तैयारी, और एक तरफ देखिए तो एक जीएस का पेपर 1 भी आप देखें तो 250 नंबर का, और कितनी तैयारी, महीनों की तैयारी लग जाती है। तो इस वजह से ऐसे आपके लिए बहुत स्कोरिंग रहेगा। अब उसके बाद अगली बात की जाए, अब वही आपको मान लीजिए कि इसके अलावा आप दृष्टि आईएएस की मदद कैसे ले सकते हैं। अब आईएएस मेंस के ही कोर्स में आए तो देखिए अब आपके लिए जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 आधारित करंट अफेयर कोर्स है और ये कोर्स 15 जून से शुरू हो रहा है। तो ये अप्लाइड करंट अफेयर जो मैं बात कर रहा था ना कि अब करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा है मेंस के हिसाब से भी, और अप्लाइड करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत देखने को मेंस में मिल सकते हैं, उसमें ये कोर्स काम करेगा। जीएस पेपर 2 और 3 के लिए है और ये कोर्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 15 जून से शुरू हो रहा है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद इसका लाभ मिल जाएगा और फीस भी इसकी बहुत कम है। और खास बात यह है कि इस कोर्स में पहली बात तो यह कि आप करंट अफेयर के हिसाब से कैसे इंटरलिंक करना है स्टैटिक को वो समझेंगे, अपने आंसर में वो चीज आप प्रेजेंटेबल कर पाएंगे। और क्लासेस की मुख्य बात यह है कि बहुत लिमिटेड क्लास है, क्लास बहुत ज्यादा नहीं है, 20 कक्षाएं हैं, 2 घंटे की कक्षाएं, और स्पीड आप अपने हिसाब से मेंशन, आप लाइव देखना चाहें या बाद में देखना चाहें स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो ये आपको मदद करेगी वैल्यू एडिशन में, क्योंकि वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आप और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में और बेहतर नंबर आएंगे। अब इसके अलावा और कहां कहां पे आपकी मदद हो सकती है, तो देखिए मैंने क्या कहा था, ऐसे एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और उसके साथ ही एक ऑप्शनल और उसके अलावा एक एथिक्स का। तो अब हम देखें एथिक्स वाला सेक्शन। तो एथिक्स के लिए भी आपके लिए कुछ है, और एथिक्स के लिए है एथिक इनरिचमेंट प्रोग्राम, हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, 1 जून से शुरू है। और इसकी खास बात यह कि बहुत लिमिटेड टाइम में आप एथिक्स का पेपर जीएस पेपर 4 की तैयारी कर पाएंगे। और उसके बाद एक और है जीएस पीवाईक्यू आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये भी अभी शुरू होने वाला है 15 जून से। तो जो आप अगर चाहते हैं कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो पाए पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये सारी चीजें दृष्टि लर्निंग ऐप पे हैं। तो आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को विजिट करिए, आपको इस पे खास ऑफर भी मिल रहा है, उस ऑफर का लाभ भी उठा लीजिए। और बड़ी बात यह है कि जल्द से जल्द आपको शुरू करना होगा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। 2-3 काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है वो उसको फिल कर सकते हैं, आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप सीधे कॉल कर सकते हैं कहां पे 8750187501 और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।